हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे, उनसे रिलेटेड अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे थे और साथ ही साथ एक-एक आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में भी देख रहे थे, जिससे कि अगर आर्टिकल के अलावा आर्टिकल के अंदर जाके क्वेश्चंस पूछे तो आपसे ना छूटे। आज जो हम अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं वो है अनुच्छेद 55। आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 किस बारे में बात करता है? तो जो आपका आर्टिकल 55 है वो किस बारे में है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि या रीति, जो भी आप बोल लो। मैनर्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है, मैनर्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये एक्चुअल में आर्टिकल ए बताता है कि इलेक्शन का कौन सा मेथड यूज करके हम भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। मैंने आपसे पहले ही बता रखा है कि जिस तरह से आप अपने गांव के प्रधान को चुनते हैं, मुखिया को चुनते हैं, या फिर एमएलए को चुनते हैं, या फिर सांसद को चुनते हैं, उसमें क्या होता है कि आप खुद जाते हैं, डायरेक्ट वोट देकर चले आते हैं और जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आपने अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया होगा, ठीक है। और न ही राष्ट्रपति का ऐसा चुनाव होता है कि सब लोग वोट डाल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा वोट पाया वो विजयी हो गया, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की एक अलग विधि है, उसके लिए एक अलग मेथड यूज किया जाता है, जो कि आर्टिकल 55 में बताया गया है, ठीक है। पहले मैं दो तरीके का, जैसे अपने देश में जो है भारत में दो तरीके की चुनाव प्रणाली फेमस है, ठीक है, जिससे लोग चुने जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, या सॉरी राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या फिर एमपी, एमएलए, सांसद, मुखिया, जो भी हो। पहला जो देखो मेथड होता है, या ध्यान से थोड़ा समझने का कोशिश करिए। पहला क्या होता है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पहला ये होता है। पहले इसी को समझ लो, और ये बहुत इजी होता है, ठीक है, बहुत इजी होता है, कंडक्ट कराने में भी इजी होता है और उतना लफड़ा नहीं होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है? जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वही विजयी घोषित होगा। जैसे मैं सबसे छोटे लेवल पर चुनाव ले लूं तो गांव के मुखिया का चुनाव होता है, ठीक है, गांव के मुखिया का चुनाव होता है, जिसे प्रधान भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है? दो अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते हैं, चाहे जितने भी कैंडिडेट खड़े हो, सब मान लो ए बी सी तीन कैंडिडेट है, और गांव के जितने भी लोग हैं सारे लोग वोट देने जाते हैं, और इन सब में से जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो विजयी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि गांव का टोटल वोट 5,000 है और एक को मान लो 2,500 मिल गया, ठीक है, इनको मिल गया 1,000 और इनको मिल गया 1,500, ठीक है, इनको मिल गया 1,500। या यहाँ पर ये मान लेते हैं कि मान लो 2,000 मिल गया और इनको मिल गया कितना? 1,500 और 1,500। बी और सी को 1,500 1,500 वोट मिले, ए को 2,000 वोट मिले। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में सीधा सा यही मतलब है, जो सबसे ज्यादा वोट पाया वो जीत गया। तो विनर कौन हो जाएगा? विनर ए हो जाएगा। बाकी इन लोगों से कोई मतलब नहीं, न ही जो इन लोगों को वोट दिए हैं उनका भागीदारी इसके जीतने में 1% की भी नहीं होती है। ध्यान से समझिए, पहला जो सिस्टम मैं बता रहा हूं ये बहुत ही इजी होता है। फर्स्ट मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो ए है, जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा। साथ ही जो बी और सी को वोट दिए होंगे उन कैंडिडेट उन वोटर्स का इसके जीतने में कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, ठीक है। या सीधे सीधे बोल दें कि बी और सी को जो भी वोट दिए होंगे, जो भी वोटर्स वोट दिए होंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन ये डायरेक्ट तरीके पे इसमें नहीं आ पाता है। अगर हम वोट शेयर की बात देख लें, यहीं पर थोड़ा सा और समझिएगा, अगर हम वोट शेयर की बात देख लें तो एक कितना परसेंट वोट पाया है, तो टोटल 2,000 पाया है, मल्टीप्लाइड बाई 100 से कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 20। तो टोटल ये कितना पाया है? 40% ए वोट पाया है, बाकी के
अब बचे 30% और 30% ये वोट पाए हैं। तो क्या फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम में ये देख रहे हैं, मैंने यहां पर मान लिया था जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं 5000। ठीक है, टोटल वोटर्स कितने हैं 5000। मैं पहला वोटिंग का तरीका बता रहा हूं जो कि बहुत भारत में प्रचलित है, जिससे कि आपके मुखिया हो गए, प्रधान जी हो गए, एमपी हो गए, एमएलए हो गए, ये लोग चुने जाते हैं। इसमें सीधा सही होता है जो सबसे ज्यादा वोट पाया, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिस नंबर ऑफ वोटर्स जिसको ज्यादा वोट किए वो जीत जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए को 2000 वोट मिला, ए ऑलरेडी विनर हो चुका है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जितने परसेंट लोगों ने वोट दिया, जितने लोगों ने वोट दिया उनका कितना परसेंट विनर को मिला है। तो अगर हम टोटल देखें तो विनर सिर्फ कितना पाया है 40%। ए बी और हारने वाले कितने पाए हैं 30-30%। ठीक है, यहां तक अगर आप लोग समझ गए तो अब चलते हैं दूसरे प्रणाली पे। ठीक है, दूसरा हमारा जो प्रणाली होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दूसरा वोटिंग का जो प्रणाली है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, या इसको बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। देखिए ये जो तरीका है कैंडिडेट को विनर या कैंडिडेट कोई जीतेगा या हारेगा, उसमें ये तरीका किसके चुनाव में लगता है, तो ये सीधे सीधे प्रेसिडेंट के चुनाव में लगता है। ठीक है, अपने प्रेसिडेंट हो गए या बीपी हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, इन लोगों के चुनाव में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का तरीका अपनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, यहां पर इसका सीधा सा ये मतलब है कि पार्टी को कितना है, जितना परसेंट वोट पड़ा है उसके हिसाब से ही उसे सीटें मिलेंगी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है फिर से समझिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक चुनाव का तरीका है। इसमें क्या होता है कि जितने परसेंट लोगों ने आपको वोट दिया है उसी के अनुपात में आपको सीट अलॉट होगा। ठीक है, जैसे अगर हम मान ले कि यहां पर मान लीजिए यहां पर 5000 वोटर्स थे। अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मान ले कि इस समय भी 5000 लोग वोट देने वाले हैं। ठीक है, 5000 लोग ही वोट देने वाले हैं। तो यहां पर क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि ए को जैसे 2000 लोगों ने वोट दिया तो 2000 वोट कितना परसेंटेज हुआ, तो टोटल वोटर्स का 40% ही इसे वोट मिला है। तो यहां पर ए को सिर्फ 40 सीट ही अलॉट की जाएगी। कहां पर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार। अगर जैसे हम मान लेते हैं कि 5000 वोटर्स हैं, 5000 जो वोटर्स हैं वो मिलके 100 सीट को सिलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, 5000 वोटर्स जो हैं वो सब मिलके 100 सीट को सिलेक्ट करने वाले हैं कि 100 सीट पे किस पार्टी की सरकार बनेगी उसको सिलेक्ट करने वाले हैं। मान लीजिए कि सीट की संख्या 100 है, टोटल वोटर्स हैं 5000, यही 5000 मिलके इन 100 लोगों को चुनने वाले हैं। तो अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो यहां पर क्या होगा कि जैसे मान लो कि ए को कितना मिला था इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में 2000, तो 2000 वोटों का कितना परसेंटेज था, टोटल वोटर्स का कितना परसेंटेज था, सिर्फ 40%। तो अगर 100 सीट है तो इसको सिर्फ 40% ही सीट अलॉट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। वैसे ही बी को सिर्फ 30% वोट मिला है तो 30 सीट ही अलॉट होगा, और इसको 30 सीट ही अलॉट होगा। टोटल कितना हो जाएगा 100। देख रहे हैं यहाँ टोटल 100 सीट है और यहाँ 100 सीट सबको अलॉट हो गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो पार्टी को सीट अलॉट होती है वो उसी रेशियो में होती है जिस रेशियो में उसे वोट मिले होते हैं। इसमें तो ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी बिजी हो जाती है, इसमें सभी पार्टी के उम्मीदवार रहते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जैसा आप यहाँ पर देखे थे कि बी और सी का कोई भागीदारी नहीं रहता है। अगर ये जीता तो इसमें बी और सी का कोई भागीदारी नहीं रहता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं है, इसमें सभी पार्टियों का भागीदारी होता है। तो ये दो सिस्टम यूज होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो कि बहुत प्रचलित है, जिसमें आप खुद वोट देने जाते हैं
और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये बहुत कम यूज होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एमएलसी जो विधान परिषद होता है, राज्यसभा हो गया और आपका विधान परिषद हो गया, उनके मेंबर्स को चुनने के लिए ये वाला मेथड यूज किया जाता है। तो ये दोनों सिस्टम अगर आपको समझ में आ गया तो अब देख लेते हैं कि राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। देखिए, तो अभी मैंने बताया राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि में पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए इनके निर्वाचन की विधि क्या होता है, कैसे ये चुने जाते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने आपको बता दिया, विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स, ठीक है, विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या होता है, एकल संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय पद्धति। ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कैसी है, तो कैसी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ही एक टाइप है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब समझ लेते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, इसको शॉर्ट में एसटीवी भी बोलते हैं, शॉर्ट में एसटीवी भी बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एसटीवी कैसे काम करता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एकल संक्रमणीय पद्धति में क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एकल संक्रमणीय पद्धति में क्या होता है कि यहाँ पर कैंडिडेट कौन जीतेगा या हारेगा उसको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। निश्चित कोटा क्या होता है, तो सीधे से मान लीजिए जो निश्चित कोटा पाना होता है जीतने के लिए वो कितना होता है, निश्चित कोटा जो होता है वो ग्रेटर देन 50% होता है। यानी अगर हम बात करें तो वही कैंडिडेट जीतेगा जो 51% वोट पाएगा। इस प्रणाली में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली में सिस्टम में वही कैंडिडेट जीतता है जो 51% कोटा को क्रॉस कर लेता है। जैसे कि अगर मैं मानूं कि 100 वोट पड़ने वाले हैं और इसमें 3 कैंडिडेट हैं ए, बी और सी, तो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि 100 वोट नहीं, इधर 200 वोट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 200 वोट है, मान लीजिए 1000 वोट है और 3 कैंडिडेट है। अगर फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात करेंगे, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात करेंगे तो वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा, ठीक है, वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा। तो इस केस में देखेंगे अगर 1000 लोगों ने एबीसी को वोट दिया और जिसमें से एबीसी को 400 लोग वोट दिए तो ए को क्या बना दिया जाएगा, विनर बना दिया जाएगा। लेकिन ये जो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ये 400 पा गया तो ये विजयी बन गया। अगर 400 देखेंगे तो ये कितना परसेंट है, 40%, जबकि कोटा कितना होना चाहिए, 51%, तो इसको विनर नहीं घोषित किया जाएगा। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है कि इसको तो 40% सीट मिला नहीं, ठीक है, सॉरी, इसको तो कोटा मिला नहीं, 51% आया नहीं। अब क्या होगा कि जो सबसे कम वोट पाया होगा, इस केस में देखिए बी और सी दोनों बराबर हैं, तो एक को पहले मैं बढ़ा लेता हूं, ये 250 कर लेता हूं और इसको 250 कर लेता हूं। बी मान लीजिए 350 पाया और सी जो है 250। तो अब ए जो है इस केस में 51% नहीं पाया है, तो अब क्या होगा कि ये जो 250 है ना, इसका जो वोट है इसको इसमें और इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके वोट को जो सबसे कम वोट पाता है, जो सबसे कम वोट पाता है कैंडिडेट, उसके वोट को क्या किया जाएगा कि इन दोनों में जो बचे हुए 2 है उनमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये 51% कोटा पाया या नहीं पाया। अगर 51% कोटा मिल जाता है तो फिर विजयी उसको विनर घोषित कर दिया जाता है। यही होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली सिस्टम। इसमें क्या होता है
कि एक कोटा को अचीव करना होता है 51%। अगर आप 51% वोट पा रहे हैं तभी आपको विजयी घोषित किया जाएगा। यहाँ पर ये नहीं होता है कि आपको नंबर ऑफ सीट ज्यादा मिले इससे विजयी नहीं होता है। इसमें आपको जो टोटल वोटर्स का परसेंटेज है वो 51% लाना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कोई कैंडिडेट 51% नहीं ला पा रहा है, तो वो कैसे लाएगा? जो सबसे कम पाया रहेगा उसके वोट को बाकी बचे हुए के वोट में जोड़ देंगे, फिर निकालेंगे कि उसका 51% हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर सबसे जो नीचे आएगा फिर से उसको गायब कर देंगे और उसके वोट को इनमें लाके ऐड कर देंगे। ये प्रणाली तब तक चलती रहेगी जब तक कि किसी एक कैंडिडेट को 51% कोटा न मिल जाए। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि प्रथम चरण की मतगणना राष्ट्रपति के चुनाव में होता है, प्रथम चरण की मतगणना, सेकेंड चरण की मतगणना। ये क्या होता है कि पहले प्रथम चरण में देखते हैं किसी का 51% आया है कि नहीं। अगर 51% मिल गया तो उसको विजयी घोषित कर देते हैं। अगर नहीं आ पाता है तो शुरू होता है क्या? द्वितीय चरण की मतगणना। द्वितीय चरण की मतगणना में क्या होता है? जो सबसे कम सीट पाया रहता है उसको गायब कर देते हैं, उसके वोट को इसमें लाके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसको आप समझ लीजिए। आपको अब जैसे मैं समझाता हूं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है। तो कोटा 51% लाना होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर 3 कैंडिडेट है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ए, बी और सी 3 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और तो ये क्या होगा कि एक आपको पेपर मिलेगा, एक आपको पेपर मिलेगा, इस पे ए भी रहेगा, बी का नाम भी रहेगा और सी का नाम रहेगा। ऐसा आपको पेपर मिलेगा। अब मान लीजिए कि जो जितने में से चुने जाने हैं, टोटल वोट देने वाले कितने हैं? तो टोटल वोट देने वाले कितने हैं? 10। टोटल वोट देने वाले कितने हैं? 10। ठीक है, अब मान लीजिए टोटल वोट देने वाले कितने हैं? 10। तो मैंने पहले 10 लिख लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लोग मान लीजिए कि राष्ट्रपति को वोट देने वाले हैं। ठीक है, जो जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया है उसको वोट देने वाले हैं। अब देखिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है ना कि आपको सभी कैंडिडेट को चुनना है अपने प्रेफरेंसेस के अनुसार कि आप पहले किसको जिताना चाहते हैं। जैसे 3 कैंडिडेट है, मान लीजिए आपका सबसे पसंदीदा है बी, तो आप 1 नंबर दोगे बी को। फिर अगर मान लीजिए बी किसी वजह से नहीं जीता तो दूसरा किसको जिताना चाह रहे हैं? ए को, तो ए को 2 देंगे। फिर मान लीजिए ए भी नहीं जीता तो तीसरे नंबर पर किसको जिताना चाह रहे हैं? सी को, तो फिर सी को आप 3 देंगे। वैसे ही 10 के 10 कैंडिडेट एक एक करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों कैंडिडेट का नाम है। अब जैसे मान लीजिए मैं राष्ट्रपति को चुनने गया, मैं राष्ट्रपति को वोट देने गया, तो मैं मान लिया कि मेरे हिसाब से पहले नंबर पे 1 को बनना चाहिए। अगर 1 नहीं बनता है तो दूसरे नंबर पे 2 को बनना चाहिए और तीसरे नंबर पे इनको बनना चाहिए। तो ये क्या किया, ये जो कैंडिडेट ये जो वोटर्स है वो क्या करेगा, 3 1 2 में चुन लिया। ठीक है, बाकी ऐसे 10 करेंगे। तो मान लीजिए एक इसमें दिया 1 2 3 1 3 2 2 1 3 1 3 2 1 2 3, उसके बाद 3 2 1 3 1 2, उसके बाद क्या आ जाएगा, एक और मान लीजिए क्या हो गया 2 3 1। देखिए ऐसे अपना प्रेफरेंसेस 10 के 10 वोटर्स जो हैं अपना प्रेफरेंसेस लगा दिए। अब क्या होगा, अब होगा प्रथम चरण की मतगणना। तो यहाँ पर देखिए कोटा क्या होगा, 10 लोग हैं, टोटल कितने हैं? 10 लोग वोट देने गए हैं। तो यहाँ पर जो कोटा निकालने का फार्मूला होता है कि 10 में से इनको कितने लोगों का वोट मिलना चाहिए। तो टोटल वोटर्स कितने हैं? 10, 1 + 1 + 1 होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 6 वोट। जिसको भी 6 वोट मिल गया होगा, जिसको भी 6 वोट मिल गया होगा उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो पहले अब यहाँ पर जब प्रथम चरण की मतगणना होगी तो क्या होगा कि पहले ये देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंसेस कितने हैं। यहाँ पर देखिए ए के नाम का एक बॉक्स बना दिया जाएगा, 2 के नाम का एक बॉक्स बना दिया जाएगा, 3 के नाम का एक बॉक्स बना दिया जाएगा। एक सीक्रेट बैलेट होता है, ठीक है, उसमें क्या है, ये अपना प्रेफरेंसेस लिख के उसमें डाल देंगे आप। जब चुनाव का गणना स्टार्ट होगा,
जब गणना स्टार्ट होगा कि किसको कितने वोट मिले हैं, तो ऐसे 3 बॉक्स बना दिए जाते हैं, क्योंकि 3 कैंडिडेट है, सबके नाम का एक एक बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद अब देखा जाएगा कि ये जो ए कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट को कितने लोगों ने पहले प्रेफरेंस पे रखा है प्रथम चरण की मतगणना पर। तो कितने लोगों ने पहले पे रखा है, 1 2 3 4, तो टोटल 4 लोगों ने ए को पहले पे रखा। बी को कितने लोगों ने रखा पहले पे, 1 2 3, यहां पर 3 ने रखा। सी को कितने लोगों ने पहले पे रखा है, 1 2, देख लीजिए 1 2, तो सी को पहले नंबर पे कितने रखा है, सिर्फ 2 लोगों ने। तो क्या ए बी सी कैंडिडेट में से कोई भी कैंडिडेट 6 सीट पाने में सफल रहा क्या? पहली प्रेफरेंस 6 आना चाहिए, कोटा जो है वो 6 होना चाहिए, 6 लोगों का वोट पड़ना चाहिए। तो पहली प्रेफरेंसेस में किसी को भी 6 नहीं मिला। अब स्टार्ट होगा द्वितीय चरण की मतगणना। द्वितीय चरण की मतगणना में मैंने बोला था कि जो सबसे कम वोट पाया होगा, यानी पहली प्रेफरेंसेस पे जो सबसे कम वोट पाया होगा, पहली प्रेफरेंसेस पे, ऐसे देखेंगे तो 10 लोग तो इसको भी वोट दिए, वो मतलब नहीं है, पहली प्रेफरेंसेस। तो पहली प्रेफरेंसेस पे इसको कितना मिला है, सिर्फ 2 लोगों के। तो अब बोलेंगे भाई आप सी आराम करो, अब आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या इसको जो वोट दिए हैं वो बेकार चला जाएगा क्या? जो कैंडिडेट इसको वोट दिए हैं वो बेकार चला जाएगा क्या? नहीं, उस कैंडिडेट का भी वोट बेकार नहीं जाएगा, उस वोटर्स का भी वोट बेकार नहीं जाएगा। इसका जो है सी कैंडिडेट का जो वोट है वो ए और बी में बांट दिए जाएंगे। ए और बी में बांटे कैसे जाएंगे? पहले ये देखेंगे कि जो जो इसको फर्स्ट प्रेफरेंसेस दिए हैं, जो जो इसको फर्स्ट प्रेफरेंसेस दिए हैं, जो जो इसको फर्स्ट प्रेफरेंसेस दिए हैं, उनका सेकंड प्रेफरेंसेस कौन है। तो यहां पर देखेंगे कि एक तो ये इसको 1 मिला है, तो इसका सेकंड प्रेफरेंसेस कौन है? तो इसका सेकंड प्रेफरेंसेस कौन है? ए है, सिर्फ ए क्या है भाई, बी वाले को मिला है, तो इसका एक वोट बी को मिल जाएगा, तो +1 कर देंगे। और यहां पर इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, तो इसका देखेंगे सेकंड प्रेफरेंसेस कौन सा है, तो सेकंड प्रेफरेंसेस कौन सा है, 2, तो यहां पर भी एक वोट इसको मिल जाएगा। तो अब इसका वोट कितना हो गया, 5, और इसका वोट कितना हो गया, 4। ठीक है, इसका वोट कितना हो गया, 5, और इसका वोट हो गया 4। अब सी गायब हो गया यहां से, इसके वोट को हमने इनके खाते में जोड़ दिया। अभी भी क्या इसको कोटा मिल गया क्या? किसी को भी 6 सीट मिला क्या? अभी भी किसी को 6 सीट नहीं मिला। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि बी पे आ जाएंगे। ठीक है, अब बी पे आ जाएंगे और देखेंगे, अब बी के सीट को इसमें ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये बी सबसे कम पाया है, इसको 4 सीट मिला, इसको 3, तो एक कमी है। तो अब क्या करेंगे, इसके सीट को इसमें ट्रांसफर करेंगे, इसके सीट को इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो आप यहीं से देख लीजिए कि जो बी का फर्स्ट, अब देखिए प्रथम चरण की मतगणना हो गई, प्रथम चरण की मतगणना के बाद हमने देखा कोई नहीं जीता, तो उसके वोट को ट्रांसफर कर दिए इसमें। अब होगा द्वितीय चरण का मतगणना। जब सेकेंड चरण का मतगणना होगा तो बी के वोट में पहले देखेंगे फर्स्ट प्रेफरेंसेस वाले कितने हैं, फर्स्ट प्रेफरेंसेस वाले कितने हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रेफरेंसेस वाले इतने थे, तो ये देखेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंसेस जो है इनका सेकंड प्रेफरेंसेस कौन था। तो यहां पर देखिए इसका सेकंड प्रेफरेंसेस सी था, लेकिन सी तो पहले ही चला गया, मतलब नहीं। यहां पर फर्स्ट का जो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिए थे उनका सेकंड चॉइस कौन था, ये था, तो इसका भी एक वोट इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे 4 1 5 1 6, इसको अपना जो निर्धारित कोटा होता है वो अचीव कर लेगा और ए को विनर घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रणाली होती है, वोट ट्रांसफर करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रणाली होती है। सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा बताया कि ऐसे कुछ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली काम करता है। इसमें सीधी सी बात यही है कि किसी भी वोटर्स का, जैसे मैं वोट देने गया तो ये नहीं है कि मेरा कैंडिडेट जिसको मैं फर्स्ट पे रखा था वो हार गया तो मेरा कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, हमारे वोट को भी दूसरे में ट्रांसफर किया जाएगा और जब तक ट्रांसफर किया जाएगा तब तक ये कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में यही होता है कि देखो जनता क्या करती है, जनता एमपी एमएलए को चुनकर भेजती है और एमपी एमएलए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमको। एमपी एमएलए ही जाके राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो वहां पर एमपी एमएलए किसी को भी राष्ट्रपति चुने, अगर उनका कैंडिडेट हार भी गया तो भागीदारी उनकी खत्म नहीं हो जाती, उनके वोट को ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सभी लोगों का राष्ट्रपति बनाने में, सभी जनता का राष्ट्रपति बनाने में हिस्सेदारी
होता है, क्योंकि यहाँ पर वोट ट्रांसफर सिस्टम लगता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कुछ ऐसे ही होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें यही होता है कि आपके वोट को भी काउंट कर लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो मैनर्स आर्टिकल 55 अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और यहाँ पर एक चीज आपको ये भी रखना है कि इनका इनडायरेक्ट रूप से सिलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता जिसको चुनती है वो होता है प्रत्यक्ष रूप से, और जनता जिसको नहीं चुन रही है, जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवार जाके राष्ट्रपति को चुन रहे हैं, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट। और साथ ही सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान आप लोगों ने सुना होगा। सीक्रेट बैलेट ये होता है कि जो भी अभी जैसे आपको बताया था कि 3 कैंडिडेट हैं, आपको प्रेफरेंसेस चुनना है, 1 किसको दोगे, 2 किसके लिए है, 3 किसके लिए है। ये ऐसे आप लिख के आराम से फोल्ड करके एक बॉक्स होता है, उसमें आपको डालना होता है। फिर आके आप किसी को बताओगे नहीं कि मैंने इसको दिया, उसको दिया, इसके ऐसे किया, ये सब नहीं करना होता है। तो ये है टोटल आपका आर्टिकल 55। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 55 राष्ट्रपति का चुनाव। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पर एक ये भी है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस किए कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट क्यों नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट क्यों नहीं होता है, जैसे डायरेक्ट हम लोग क्यों नहीं चुन सकते जाके, जैसे कि एमपी एमएलए को चुनते हैं। तो पहला जो रीजन है, ध्यान से सुनिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं। अगर राष्ट्रपति को भी हम लोग मान लीजिए डायरेक्ट चुने, अगर हम राष्ट्रपति को भी डायरेक्ट चुने तो क्या होगा कि ये हो जाएगा कि राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन के जा रहा है। और वास्तविक पावर किसके पास होती है, जैसे रियल पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास। इनके पास क्या होता है, नॉमिनल पावर। ठीक है, नाम मात्र के ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, इनके पास नॉमिनल पावर होता है। अगर आप सोचिए कि प्राइम मिनिस्टर भी डायरेक्ट चुन के जा रहा है और प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के जा रहा है, और एक को आप रियल पावर दे रहे हो और एक को नॉमिनल पावर दे रहे हो, तो ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं जाके राष्ट्रपति को लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं भी तो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के आया हूं, लेकिन मेरे को रियल पावर नहीं मिल रही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, चूंकि हमारा जो है लोकतंत्र किसे संघीय प्रणाली पे काम करता है, तो उसमें यही होता है कि जो पीएम होगा उसके पास रियल पावर होगा और जो प्रेसिडेंट होगा उसके लिए उसके पास नॉमिनल पावर होगा। जब इनके पास नॉमिनल पावर रहना ही है, रियल पावर इनके पास आना नहीं है, तो फिर क्यों हम इतना ढेर सारा टाइम बर्बाद करें, ठीक है, पैसा बर्बाद करें, ये सब हमें क्यों करना है, इन सब की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रेसिडेंट को डायरेक्ट हम नहीं चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जाके इनको चुन लेते हैं। तो एक तो पहला रीजन ये है। और दूसरा रीजन ये है कि अगर हम डायरेक्ट खुद से चुनने जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति को खुद से चुनने जाएंगे, तो आप खुद ही सोचो कि प्रधानमंत्री को जो चुनते हैं कितने इसको एमपी को चुनना पड़ता है, कितने दिन वोटिंग सिस्टम चलता है, उसमें बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो फिर राष्ट्रपति को ही अगर हम ऐसे चुनेंगे तो इसमें भी बहुत ज्यादा पैसा ये सब खर्च होगा, जो कि किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि ये तो है नॉमिनल पावर ही इनके पास रहना है। तो इसी रीजन से हम राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुनते हैं। बाकी इतना ही, आपको जो भी कंफ्यूजन है कमेंट में पूछ सकते हैं।